आपको तीनों में से किस में ज़्यादा लगेगी? ऑब्वियसली जिसने थप्पड़ मारा उससे तो आपको ज़्यादा लगेगी। इसी तरीके से जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनका भी यही हिसाब है। जो सॉलिड चीज़ होगी वो ज़्यादा इरोजन करेगी, जो लिक्विड चीज़ होगी वो थोड़ा सा कम इरोजन करेगी, और जो गैसियस चीज़ होगी वो बिल्कुल कम इरोजन करेगी। तो उसी तरीके से हमने देखा किस तरीके से रिवराइन लैंडफॉर्म्स पढ़े, हमने भी लिक्विड वाला पढ़ा, अब हम सॉलिड पढ़ रहे हैं। ग्लेशियर क्या है? सॉलिड है। उससे किस तरीके के आपके लैंडफॉर्म्स बनेंगे, इरोजनल और ग्लेशियर लैंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, वो अब हम देखेंगे। masses of ice moving as sheets over a land or as linear flows down the slope mountain in broad trough like valleys are called glaciers। तो ये बोल रहे हैं ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स कुछ नहीं है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, लैंड के ऊपर होते हैं, उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पीडमोंट ग्लेशियर इफ अ वास्ट आइस और शीट ऑफ आइस इज स्प्रेड ओवर द प्लेन्स एट अ फुट और द माउंटेन। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्लेशियर का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। एक टाइटैनिक मूवी देखी होगी आपने, उसमें पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा है, वो भी ग्लेशियर ही है, बट उसको हम आइसबर्ग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग बोलते हैं। सिमिलरली जो ग्लेशियर, जो टुकड़ा आपका, जो बर्फ का टुकड़ा जमीन के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। सो आर ग्लेशियर्स, द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। सिंपल सी बात है, ग्लेशियर्स भारी होते हैं तो इनकी जो मूवमेंट है, ये जिस स्पीड से चलेंगे वो स्लो होती है, धीरे होती है कंपेयर टू दी वाटर फ्लो। द मूवमेंट कुड बी अ फ्यू सेंटीमीटर टू अ फ्यू मीटर्स अ डे। ये जो मूवमेंट होती है ये कुछ सेंटीमीटर्स की या कुछ मीटर की हो सकती है एक दिन में, या फिर लेस भी, मतलब बहुत धीरे होता है, कुछ सेंटीमीटर्स, मतलब सेंटीमीटर आप अपना स्केल देख सकते हो, कुछ सेंटीमीटर्स टू मैक्सिमम 1 मीटर तक जा सकती है। 1 मीटर कुछ इतना होता है, अपना हाथ आप स्ट्रेच करोगे तो आपके फिंगर टिप से आपके शोल्डर तक, अराउंड दिस विल बी अ 1 मीटर। सो अब आपका हाथ छोटा है तो दैट आई कांट हेल्प, बट अराउंड इतना ही होता है 1 मीटर। तो कुछ सेंटीमीटर से मीटर्स के बीच में इसकी जनरली मूवमेंट रहती है, या इससे भी कम, या थोड़ी बहुत ज़्यादा। ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्लेशियर्स किस वजह से मूव करते हैं? ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि किस तरीके से मास मूवमेंट में जो एक बड़ा सा मास ग्रेविटी के कारण खिसक के चला जाता है। बहुत जाहिर सी बात है, एक पहाड़ पड़ा है, उस पहाड़ के साथ यहाँ पे एक मोटा सा ग्लेशियर का टुकड़ा है, अब वो क्योंकि भारी है तो वो वहाँ पे होल्ड नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो नीचे की तरफ गिरने लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। We have many glaciers in our country moving down the slopes and valleys in Himalayas। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं हमारी कंट्री में जो उत्तरांचल, उत्तराखंड के ऊपर के थोड़ा हाइटेड एरियाज हैं, हिमाचल प्रदेश के जो हाइट एरियाज विद ग्रेट एल्टीट्यूड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कुछ आपको ग्लेशियर्स मिल जाएंगे। यू नो कि जो रिवर भागीरथी है बेसिकली वो आपके गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, जो आपको गंगा का ओरिजिन भी बोला जाता है। सो गंगोत्री ग्लेशियर वो भी एक ग्लेशियर ही है आपका। इनफैक्ट अलकापुरी ग्लेशियर अलकनंदा रिवर्स को, तो अलकापुरी ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से गंगा आगे निकलती है। सो ग्लेशियर्स, अलकापुरी ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर इंडिया में भी हैं जो रिवर से जनरेटेड है, और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। इरोजन बाय ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर हमारी कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रिमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय शेयर वेट ऑफ द आइस। ये वही बोल रहे हैं कि जो ग्लेशियर की वजह से इरोजन होता है, जो ग्लेशियर चीज़ खराब करती है, इरोड करती है, ये मैसिव होता है, ये काफ़ी ह्यूज होता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि जो बर्फ़ होती है उसका वज़न ज़्यादा होता है। उसका वज़न तो ज़्यादा होता ही है, भारी होती है, वज़न ज़्यादा होता है। कोई चीज़, बहुत हल्की चीज़ आपके ऊपर गिर रही है, ये बॉटल खाली है, मैं आपको मारूंगी आपको नहीं लगेगी, इसको भर के मैं आपको मारूंगी तो हो सकता है आपका एक आध हड्डी वड्डी टूट जाए। उसी तरीके से जो ग्लेशियर्स है, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है तो उनकी वजह से जो इरोजन का अमाउंट होता है वो भी ज़्यादा होता है। The material plucked from the land by glaciers, usually large sized angular blocks and fragments, get dragged along the floors or sides of the valleys and cause great damage through abrasion and plucking। प्लकिंग बचपन में बोला जाता था, डोंट प्लक फ्लावर्स। प्लक का मतलब होता है उसको अपनी जगह से उखाड़ लेना। उसी तरीके से जब ग्लेशियर, ये यहाँ पहाड़ पे ग्लेशियर लगा हुआ है, जब ये ग्लेशियर मूव करता है तो ये अपने साथ पहाड़ के मटेरियल को
प्लग करता हुआ लेके जाता है। कैसे लेके जाता है? प्लकिंग करता हुआ लेके जाता है। जनरली ये बड़े बड़े से एंगुलर पत्थर के ब्लॉक्स होते हैं या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं। ये आपके फ्लोर में वैलीज के साथ साथ ड्रैग होते रहते हैं और इसकी वजह से एब्रेजन और प्लकिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। नाउ व्हाट इज एब्रेजन एंड व्हाट इज प्लकिंग? एब्रेजन का मतलब मैं बहुत बार पहले ही बता चुकी हूँ, कोई एक चीज़ जो यहाँ पे ऑलरेडी स्थिर है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये एक पत्थर है मस्त हिलता डुलता आया, इसको उखाड़ के चला गया, ये यही है, इसका एक चीज़ उखाड़ के गया, फिर एक और उखाड़ के लेगा, एक और उखाड़ के लेगा, तो ये इस तरीके से एब्रेजन होती है। एट्रिशन क्या होता है? ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, दोनों घूम रहे हैं, तोड़ दिया। तो जनरली ग्लेशियर्स के केस में क्या होती है? एब्रेजन होती है, जिसका मतलब ये जो पहाड़ था ये अपनी जगह पे था, जो ये ग्लेशियर इसके साथ आया, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ग्लेशियर के साथ आया, ये पत्थर था, इसको अपने साथ तोड़ के ले गया, तो अब ये फ्लैट हो गया। तो इस वजह से डैमेज होता है एब्रेजन और प्लकिंग की वजह से। ग्लेशियर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक्स। ग्लेशियर्स की वजह से अनवेदर्ड रॉक यानी कि वो पत्थर जिनमें वेदरिंग नहीं भी हुई है उनमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है और माउंटेन्स की हाइट को रिड्यूस करके इनको हिल्स बना देते हैं या प्लेन्स बना देते हैं। मतलब कंटिन्यूसली अब क्या है, ये ग्लेशियर था, ये पहले वो एक अपने साथ ज़मीन को खिसका के ले गया, थोड़ा सा छोटा हुआ माउंटेन, फिर ग्लेशियर, फिर माउंटेन, फिर छोटा हो गया, फिर ग्लेशियर, फिर माउंटेन। तो धीरे धीरे करके ग्लेशियर्स की वजह से जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनकी हाइट कम हो जाती है और वो जनरली प्लेन एरियाज बन जाते हैं। As glaciers continue to move, debris get removed. Debris क्या होता है? मलबा। तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स मूव करते हैं, जो डेब्री होती है ये रिमूव हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। डिवाइड्स, जो बीच में डिवाइड होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। इवेंचुअली जो पहाड़ का स्लोप पहले ऐसे था, तो धीरे धीरे करके मटेरियल के जाने की वजह से स्लोप रिड्यूस हो जाता है टू सच एन एक्सटेंट दैट ग्लेशियर्स विल स्टॉप मूविंग। और एक ऐसे रहेगा तो ही मूव करेगा ना, ऐसे रहेगा तो और थोड़ी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, ऐसे रहेगा तो मूवमेंट और स्लो हो जाएगी। कोई चीज़ है, स्लाइड जितनी ऐसे होगी उतना आप स्पीड से नीचे जाओगे, स्लाइड जितनी फ्लैट होती जाएगी उतने आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे कुछ प्रेशर लगाने के लिए। सिमिलर इज द केस विद ग्लेशियर्स एज वेल। पहले वो ऐसे होते हैं, यहाँ पे फिर मटेरियल को इरोड कर देते हैं, इरोड करते करते जो मटेरियल होता है, जो पहाड़ होता है, उसी को वो हिल बना देते हैं, उसकी स्लोप पूरी की पूरी खत्म हो जाती है और उस पॉइंट के बाद वो मूव करना बंद कर देते हैं, लीविंग ओनली अ मास ऑफ लो हिल्स एंड वास्ट आउटवॉश प्लेन्स अलॉन्ग विद अदर डिपोजिशनल फीचर्स। पीछे क्या बच जाता है? पूरा माउंटेन तो खा गए, पीछे बस एक आउटवॉश प्लेन एरिया बच जाता है, आउटवॉश प्लेन्स बन जाते हैं। अब प्लेन एरिया, ये भी प्लेन एरिया ही है क्योंकि ये ग्लेशियर्स के अंदर प्लेन एरिया बन रहा है, तो हमने इसको आउटवॉश प्लेन्स का नाम दे दिया है, अलॉन्ग विद अदर डिपोजिशनल फीचर, और बाकी के डिपोजिशनल फीचर्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लेशियर्स जब कोई भी चीज़ तोड़ता फोड़ता खराब करता है तो उसकी वजह से किस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्क। सो सर्क, SIRQUE, सर्क्स की बात करेंगे। सर्क आर दी मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशिएटेड माउंटेन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन लैंडफॉर्म है। The cirque quite often are found at the heads of the glacial valley. The accumulated ice cuts these cirques while moving down. The mountain tops. They are deep, long, and wide troughs or basins with very steep, concave or vertically dropping high walls. ये बोल रहे हैं कि आपके सर्क क्या होते हैं? क्रीक, हाँ, सर्क बोलते हैं इसको। हाँ, तो हम ये जो सर्क की बात कर रहे थे, ये जो सर्क सबसे ज़्यादा कॉमन लैंडफॉर्म है, ये आपको ग्लेशियल वैलीज के हेड का मतलब ऊपर की तरफ मिलेंगे, हेड का मतलब ऊंचा ऊपर की तरफ मिलेंगे, वैलीज के हेड पे मिलेंगे। जो आइस होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, हम क्या करते हैं, वो जैसे ये पहाड़ था, यहाँ आइस थी, मान लो ये इस 2 फिंगर्स के ऊपर सिर्फ आइस है, तो क्या करेंगे, यहाँ से आइस लेके जाएंगे, आइस जब मूव करेगी तो उसकी वजह से यहाँ का जो लैंड मास होगा वो गायब हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये जो गड्ढा बन जाता है ना यहाँ पे, इसको हम सर्क बोल देते हैं। यू कैन सी इन द इमेज एज वेल, ये आपका सर्क ऐसा दिखता है। वाइल मूविंग डाउन दी माउंटेन टॉप से नीचे आते वक्त
खिसकते वक्त ऐसे चीज़ हो जाती है। काफ़ी गहरे होते हैं, लंबे होते हैं, इनका जो ट्रो होता है वाइड होता है, और बेसिन विद वेरी स्टीप कॉनकेव, स्टीप मतलब काफ़ी, इनका जो आप देखो साइड्स देख रहे हो आप, काफ़ी स्टीप हैं, काफ़ी सीधी सीधी हैं, हाई वॉल्स होती हैं, एंड इट्स हेड एज वेल एज साइड्स, साइड्स में भी और हेड्स में भी काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। दे आर अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन दी सर्क आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर। तो जनरली ऐसा होता है जब वो ग्लेशियर वहाँ से खिसक के चला जाता है तो पीछे से एक नदी, एक लेक वहीं पे रह जाती है, क्योंकि गड्ढा बन जाता है बड़ा सा, तो वहाँ पे आपको एक लेक जैसी मिल सकती है, जिसको हम सर्क लेक या फिर टान लेक्स भी कहते हैं। तो पहला क्या बनेगा, सर्क बनेगा। सर्क किस वजह से बनेगा, बर्फ की खिसकने की वजह से सर्क बन जाता है। सर्क की जो साइड्स होती हैं वो काफ़ी ऊंची ऊंची होती हैं, वॉल्स काफ़ी स्टीप होती हैं, साइड से भी और पीछे से भी लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं। ट्रो काफ़ी गहरा, ट्रो का मतलब इस तरीके से, ट्रो काफ़ी इसका गहरा होता है, और तो और इसके अंदर क्योंकि गड्ढा बन जाता है तो यहाँ पे कभी कभार लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिनको हम सर्क लेक्स या फिर टान लेक्स भी बोलते हैं, TARN, टान लेक्स। There can be 2 or more cirques, one leading into another down below in a stepped sequence. तो एक दो से ज़्यादा भी सर्क हो सकते हैं, एक सर्क है उसके ऊपर दूसरा सर्क है, तो कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज और हॉर्न एंड सिरेटेड रिजेस। हॉर्न का मतलब पहले मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाऊं तो कोई भी एक पहाड़ है जो कि इस तरफ से भी कट गया, 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 और जैसे चोंच सी उसकी बाहर रह गई है, उसको हम हॉर्न बोलते हैं। Horns form through headward erosion of the cirque walls. If 3 or more radiating glaciers cut headward until their cirque meet high, sharp pointed and steep sided peaks are called horns. वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब एक, दो या तीन ग्लेशियर्स आसपास के पूरी तरीके से मतलब सर्क्स बन जाती है, एक पहाड़ था इस तरीके से, उसकी एक सर्क यहाँ पे बन गई, एक सर्क यहाँ पे बन गई, एक सर्क यहाँ पे बन गई, इसकी वजह से चोंच सी ऊपर रह जाती है, जिसको हम हॉर्न कहते हैं। The divides between cirque side walls or head walls get narrow because of progressive erosion and turn into serrated or saw-toothed ridges, sometimes referred to as arêtes, with very sharp crest and a zigzag outline. तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो एक ये पहाड़ था आपका जिसके जो साइड, सारे साइड से आपका वो हो गया, टूट गया है, सर्क बन गया है, इसके ऊपर क्या बनेगा, हॉर्न बनेगा। अब क्या है ना, देखो ये यहाँ से भी सर्क बन गया और यहाँ से भी सर्क बन गया, तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक वॉल है। क्या है, एक वॉल है, जो कि वॉल कभी कभार बहुत ऊंची ऊंची वॉल बन जाती है और काफ़ी पतली पतली होती हैं, जिनको हम सीरेटेड रिजेस भी बोलते हैं, या फिर इनको आप एरीट्स भी बोल सकते हैं। विद वेरी शार्प क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है, ऊपर वाला, तो काफ़ी शार्प क्रेस्ट होता है, जिग जैग आउटलाइन होती है, यानी कि सीधे सीधे नहीं दीवार होती है, इनके बीच में एक जिग जैग सी आउटलाइन होती है। आप दोनों चीज़ें पिक्चर में देख सकते हो। हॉर्न्स मैंने पहले बताया, तीनों साइड से जब सर्क बन जाएगा तो वो हॉर्न बन जाएगा ऊपर से। उसकी जो साइड वॉल्स होती हैं उनको हम सीरेटेड रिजेस बोलते हैं या फिर एरीट्स बोलते हैं। जो एल्प्स है, एल्प्स माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी है मैटरहॉर्न, एंड हाईएस्ट पीक है हिमालयाज की एवरेस्ट। आर इन फैक्ट हॉर्न्स, दोनों की दोनों ही हॉर्न्स हैं, जो आपकी हेडवर्ड इरोजन ऑफ रेडिएटिंग सर्क्स, जो सर्क की हेडवर्ड इरोजन की वजह से फॉर्म हुई। ग्लेशियल वैलीज और ट्रोव। ग्लेशियल वैलीज का भाई सिंपल सा मतलब है, ग्लेशियल वैली क्या होगी, आपकी ग्लेशियर वाले एरियाज में बनने वाली वैलीज को हम ग्लेशियल वैलीज बोलते हैं। ट्रो मतलब होता है गड्ढा, और क्रेस्ट मतलब होता है दीवार टाइप। तो ट्रो के बारे में पढ़ेंगे हम। ग्लेशिएटेड वैलीज आर ट्रो लाइक एंड यू शेप। ये चीज़ मैंने हमने क्या पढ़ा था, हमने रिवर्स वाले में वी शेप्ड वैली पढ़ी थी। इस तरह की कुछ वैलीज थी जो, क्योंकि नदी यहाँ से गुजरी थी, थोड़ा थोड़ा एरोड कर देती थी, तो वी शेप्ड वैली बनती थी। बट ग्लेशियर्स में ऐसा नहीं होता है, ग्लेशियर्स में यू शेप्ड वैली बनती है, कुछ इस तरीके की वैली बनती है। मैं अब इस तरीके की वैली क्यों बनती है, बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जब पानी आता है, पानी इस जब वी शेप वैली थी तो पानी यहाँ से आ रहा था, पानी इसको इतना ज़्यादा इरोड नहीं कर रहा था। बट क्योंकि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भारी होते हैं, वो अपने साथ, अगर देखो पहले ऐसी वी शेप वैली है, यहाँ ग्लेशियर, तो वो अपने साथ ये जो यहाँ का मटीरियल है ना, इसको भी लेके चला जाता है।
जिसकी वजह से सब कुछ नीचे चौड़ा बेस हो जाता है और ग्लेशियर वैलीज बन जाती हैं। ये यू शेप्ड वैलीज होती हैं, बीच में प्लेन एरिया होता है, साइड्स की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं। ग्लेशियल वैलीज आर ट्रो लाइक एंड यू शेप विद ब्रॉड फ्लोर्स एंड रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स। भाई बोला मैंने, जिनका जो प्लेन्स, जो बॉटम होता है, फ्लोर होता है, वो काफ़ी चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और जो इनकी साइड्स होती हैं उनमें कुछ उबड़ खाबड़ नहीं होती हैं, जनरली सीधी स्मूथ होती हैं और स्टीप होती है। स्टीप और फ्लैट के बीच में मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। दिस इज स्टीप, दिस इज फ्लैट, स्टीप फ्लैट, स्टीप फ्लैट, स्टीप और फ्लैट स्टीपर, स्टीप और फ्लैट स्टीपर, स्टीप और फ्लैट फ्लैटर। तो जितना आपके इसके पास होगा उतना फ्लैटर होगा, जितना स्टीप के आसपास होगा उतना स्टीपर होगा। दिस इज द स्टीपेस्ट, दिस इज द फ्लैटेस्ट। इससे ज़्यादा फ्लैट नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा स्टीप नहीं हो सकता। द वैलीज में कंटेन littered debris or debris shaped as moraines with swampy appearance। ये क्या बोल रहा है आपकी कि मोरेन्स क्या होता है, छोटी छोटी जो आपकी ये जो वैली है यू शेप वैली, यहाँ पे लिटर्ड डेब्री कुछ नहीं, लाइंस में आपका मलबा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, या फिर मोरेन्स के शेप में जो मलबा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। स्वैम्पी अपीयरेंस, स्वैम्पी मतलब काफ़ी ऐसा लगता है दलदल, मतलब आप पैर रहो तो अंदर चले जाओगे, स्वैम्पी अपीयरेंस होती है इसकी। देयर मे बी लेक्स गॉर्ज्ड आउट ऑफ रॉकी फ्लोर और फॉर्म्ड बाय डेब्री विद इन दी वैली। वैली के ही आसपास अगर कहीं जगह बनेगी, गड्ढा बनेगा, तो वहाँ पे लेक्स भी फॉर्म हो जाती हैं। देयर कैन बी हैंगिंग वैलीज एट एन एलिवेशन ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द मेन ग्लेशियर। मैं हैंगिंग वैली, लटकती हुई वैली, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका। देखो, एक ये मेन आपकी वैली है, यहाँ पे एक और वैली है जो कहीं यहाँ पे बन रही है, ऊपर थोड़ी सी जो उसकी वॉल्स होती है उसी के साइड में एक वैली अगर और बन जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हैंगिंग वैली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हैंगिंग वैली, लटकी हुई वैली है। हैंगिंग वैली आपकी कुछ इस तरीके की दिखती है। वन और बोथ साइड्स ऑफ द मेन, दोनों साइड भी हो सकती है, एक साइड भी हो सकती है। द फेसेस ऑफ डिवाइड्स और स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज opening into main glacial valleys are quite often truncated to give them an appearance like triangular facets। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी जो मेन वैली ये है, एक छोटी सी वैली जो यहाँ पे बनी हुई है, उसका भी तो जो मटेरियल है वो एट द एंड आके मेन वाली वैली के अंदर ही आएगा ना। तो इसलिए ये कुछ ऐसी ट्राइंगुलर आपको ट्राइंगुलर जैसे ट्राइंगल की तरह से आपको अपीयरेंस देते हैं, यानी कि ऐसे होगी वैली, तो यहाँ से सारा मटेरियल आगे नीचे मेन वैली में आ जाता है। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रोज फिल्ड विद सी वाटर एंड मेकिंग अप शोर लाइन्स इन हाई लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड फॉर्ड्स। जे नहीं पढ़ते इसको, फॉर्ड्स पढ़ते हैं। सो जब वेरी डीप ग्लेशियल ट्रोज फिल्ड विद सी वाटर, जब ये जो ट्रोज होते हैं, ये गड्ढा जब बहुत गहरे हो जाएंगे और यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्ड्स बोलते हैं। कुछ इस तरीके के दिखते हैं ये आपके फॉर्ड्स। इनके आसपास की शोर लाइंस होती हैं, ये आपके फॉर्ड्स होते हैं। सो दिस वाज योर इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड दैट्स इट फॉर टुडे। क्योंकि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हम शुरू करेंगे तो वो हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। So I guess that's it. Thank you so much for coming and watching this video. Please do hit the like button if you like the session, share it with your friends, subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.